कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी 65.38% मतदान हो चुका है। ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं। 1 घंटे का समय बचा है। अब 1 घंटे में आंकड़े कितने बढ़ते हैं। और आपको विधानसभा वाइज में बता देता हूं कि जो सांगोद विधानसभा वहाँ 68.65% मतदान हुआ है 5 बजे तक, और रामगंज मंडी में 64.5 हुआ है, पिपलदा में 65.35 हुआ है, कोटा दक्षिण में 63.88 हुआ है, तो वहीं लाडपुरा में 66.88 हुआ है। केशवराय पाटन है जो बूंदी ज़िले में आता है विधानसभा क्षेत्र, ये 64.35 इस पर हुआ है। और बूंदी की हम बात करें वहाँ 64.35 हुआ है। तो अब 5 बजे तक का ये प्रतिशत आया है। अब जो 1 घंटे का समय बचा है, 6 बजे बंद कर दिया जाएगा जो मतदान केंद्र है वो। उस समय के बाद का जो अपडेट आएगा तब देखा जाएगा कि कितना जो कुल प्रतिशत निकल कर आता है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोटा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेश जैन जी हैं जो सीनियर पत्रकार हैं, और हरिवल्लभ मेघवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के, और अनिल भारद्वाज जी हैं और विनोद गौड़ जी हैं। चर्चा करेंगे पिछली बार से आंकड़े कितने बढ़े और कितना जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। क्या इस बार जो टक्कर की बात कही जा रही है, कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला 3 बार विधायक रहे कोटा दक्षिण से, और तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 साल संसद चलाई। इन सब पर चर्चा करेंगे। कोटा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, इनसे सर क्या लग रहा है, पिछली बार से जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है और टक्कर की बात इस बार कही जा रही है। कोटा लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता है वो जागरूक मतदाता रहे हैं, और पिछले 4 चुनाव से लगातार जो है यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा है। तो ये परसेंटेज जो अभी 1 घंटे में और आगे जाएगा, और इस परसेंटेज के आधार पे अभी कोई कयास लगाना ठीक नहीं होगा। सर मैं सेमी क्वेश्चन लूँगा आपसे, क्योंकि प्रतिशत एक बार सबको जानना है कि क्या है, पिछली बार में इसमें क्या फ़र्क है सर। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो चुनाव हो रहा है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है वो एक चुनौती भरा है, और पहली बार ही ऐसा महसूस हो रहा है ओम बिरला जी को भी और यहाँ की जनता को भी कि वास्तव में जनता को किसी से नहीं लेना है। पिछली बार 69% और 70% के बीच में यानी कि अप्रॉक्स है मतदान प्रतिशत था। इस बार भी शायद लगभग इतना ही जाएगा, बट इस बार जो देखा जा रहा है, लोगों की जो फीडबैक है, लोगों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल इतने अच्छे तरीके से अपने जो चुनावी मैदान में काम कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतेंगे। सच्चाई तो अपने 4 जून को आएगी, बट जिस तरह से लोगों का फीडबैक है वो कहना है जाति समीकरण देख लो और सारी चीज़ें विकास के कार्य देख लो। और बिरला जी को जिस तरह से लोग के नाम से बता रहे हैं कि साहब बिरला जी ने हमारे 10 वर्षों में पिछले 10 ईयर्स में कोई काम नहीं किया, जबकि बिरला जी केवल एक ही बात पर रुके हुए हैं कि पिछले 10 ईयर्स में जिस तरह से पहले 2014 में जब 1,40,000 से उन्होंने लीड लेके और सांसद बने, और 2019 में जब उन्होंने 2,80,000 की जब लीड लगी जो सांसद बने, उन चीज़ों को लेकर उनके समर्थक या उनके कार्यकर्ता इस चीज़ से ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस तरह से कोटा में अभी परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है उसमें भी ऐसा लग रहा है, लोगों की जो फीडबैक आ रही है, लोगों से जो बात ये कई बूथों पर हमने जाके चर्चा भी की है, वो लोग कह रहे हैं कि साहब प्रहलाद जी बहुत आगे हैं, और भाजपा कई सारे बूथ ऐसे बोल रहे हैं साहब हम अब की बार हमें डिफीट मिल सकती है, इसमें कोई संभव। सर 5 बजे तक का वोट प्रतिशत आ चुका है, करीब 65% से ज़्यादा प्रतिशत आ चुकी है, तो क्या कितनी उम्मीद है सर, कितना ये प्रतिशत कुल बन सकता है? लोकसभा की कोटा बूंदी सीट हमेशा से जनसंख्या गढ़ रही है, और यहाँ पे पढ़े लिखे और जागरूक मतदाताओं की बहुत बड़ी संख्या है। और जो 5 बजे से लेकर अभी 6 बजे तक का जो 1 घंटे का समय है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पिछले बार का फिगर था 69, वो 70 या 71 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात इस बार जो देखने को मिल रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो बड़ी है वो लाडपुरा,
पीपलदा और सांगोद में बढ़ी है। और नॉर्थ और साउथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो कोटा की हैं, कोटा नॉर्थ और कोटा साउथ, तो हमेशा कोटा साउथ में परसेंटेज ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पढ़ा लिखा मतदाता ज़्यादा है। और जो कोटा नॉर्थ है वो मतलब परंपरागत परकोटे के अंदर का शहर है, पर इस बार हम देख रहे हैं कुछ ही पॉइंट की परसेंटेज से कोटा नॉर्थ में ज़्यादा पोलिंग हुई है, कोटा साउथ में कम हो चल रही है। अभी तो 6 बजे तक का है, पर ऐसा कोई ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शहर में ये पहली बार मैंने पिछले 20 सालों में देखा कि 5 और 5:30 बजे बूथ खाली पड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग पास में बैठकर गप्पे लड़ाते, चाय पीते हुए नज़र आ रहे हैं। और सामान्यतः हम ये देखते थे जब 5 बजे तक का टाइम होता था तो 4:30 से 5 बजे तक बहुत भीड़ होती थी। तो जो परसेंटेज ऑफ वोट पोलिंग है वो तो 70 और 71 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और जहाँ तक ये हॉट सीट है, पिछली बार हमारे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ से लगभग 280-3 लाख से जीते थे, पर इस बार सिर्फ एक मेजर चेंज यही है कि जो इस बार जो दोनों कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों का डीएनए एक ही है, हिंदूवादी डीएनए। और ये कोटा हिंदूवादी सीट ही है क्योंकि जनसंख्या घट रहा है। तो और क्या है, ग्रामीण मतदाता ज़्यादा मुखर नज़र आ रहा है और शहरी मतदाता चुप है, क्योंकि शहरी मतदाता बहुत चालाक होता है, वो लोगों एसेस नहीं करने देता कि मैं क्या करूँगा। पर नतीजे तो 4 तारीख को ही आएंगे, पर जैसी संभावना थी उसके बराबर ही मतदान हुआ है और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान शांतिपूर्ण रहा है, कोई ऐसा बवाल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और हमें 1-2 दिन से लग रहा था कोई सांप्रदायिक घटना हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। और सुबह से ही देखने को मिल रहा था कि मतदाता थोड़ा उत्साहित था, पर बीच में अंदर और बारिश आने के कारण थोड़ी गैपिंग हो गई थी। यदि अंदर और बारिश नहीं आती तो मुझे लग रहा था कि 75 या 80 तक पहुँच सकती थी, क्योंकि एलिट क्लास मतदाता जो अभिजात वर्ग का मतदाता है वो लंबी कार में चलता है, एसी में, वो बारिश के कारण अपने कपड़े ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए थोड़ी गांव में अच्छा मतदान हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कोटा की जनता एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेगी, वो जनप्रतिनिधि उनकी आशाओं पे खरा उतरेगा। राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा इस बार यहाँ पे लोकल मुद्दे भी हैं और वो लोकल मुद्दों ने उस राष्ट्रीय चुनाव को लोकल चुनाव में बदल दिया है। और कोटा में कोई भी हिंदूवादी लहर नहीं चल रही दिखाई देती, और ना ही कोई मोदी का 400 नज़र आता है। और वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं तुलनात्मक रूप में, पर यदि ओम बिरला चुनाव हार जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मोदी का जो मैजिक फिगर है बीजेपी का, वो 199 पे आके थम जाएगा। धन्यवाद। ग्रामीण में ज़्यादा वोट पड़ना और सिटी में लंबी गाड़ियों में कपड़े ना खराब करने वाले वोटर से कहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है और कहाँ नुकसान? भाई, ग्रामीण मतदाता तो क्या है कि एक अंदर से दिल से चाहता है कैंडिडेट को, वो दिल से सोचता है, क्योंकि गांव का आदमी है। गांव का आदमी आपको जाएगा तो यदि रोटी खिलाने की बात होगी तो मोटी रोटी में वो ये नहीं करेगा 4 रोटी खिलानी तो पतली कर देगा। गांव का मतदाता बहुत ही जिगर और गुर्दे का मतदाता है, वो आम मतदाता है, वो सोचता है। और शहर का मतदाता बहुत सारी चीज़ों से इफेक्टेड होता है। और इस चुनाव पे परिणाम तो गाँव का ही पड़ेगा, गाँव का मुखर मतदाता वही चेंज करेगा। शहर में तो स्थिति वही की वही रहेगी, क्योंकि इस सीट पर सबसे बड़ी बात तो हिंदू लहर नज़र नहीं आ रही और दूसरी यहाँ मोदी लहर नज़र नहीं, ना मोदी मैजिक है ना हिंदू लहर है। और मतदान 69-70 पे जाके रुक जाएगा। मतलब कोई ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज होने की मेरे को लग नहीं रहा। पर यदि कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है और बिरला जी का रास्ता ये मतदाता रोक देता है, तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का रास्ता भी वो 199 पे रोक देगा। ये स्थिति है इस सीट की। प्रहलाद गुंजल को यहाँ एक बड़े नेता के तौर पे देखा जाता है कि वो दिग्गज हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, तो वो बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में आए हैं। तो क्या इस बार लग रहा है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ क्या वो कांग्रेस में दिल से शामिल हो पाए? जी देखिए, प्रहलाद गुंजल की छवि शुरू से ही, जब का उनका कॉलेज समय से राजनीतिक कैरियर रहा है, उनका स्पष्ट रहा है कि उनके कार्यकर्ता उनसे व्यक्तिगत लगाव रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बिरला जी का भी ऐसा ही कुछ लमसम नेचर है, लेकिन जो प्रहलाद गुंजल जी की छवि है उसके प्रति कार्यकर्ताओं का एक लगाव है कि कुछ भी हो जाए लेकिन गुंजल साहब हमें छोड़ेंगे नहीं। तो अगर गुंजल साहब ने पार्टी चेंज की है तो डेफिनेटली उनका जो मेन जो उनका कोर वोटर्स मान सकते हैं या उनका जो कार्यकर्ता मान सकते हैं वो उन्हीं के साथ जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात के कोटा में जो समीकरण है, समीकरण ये कहते हैं कि जब गुजर, मीणा और मुस्लिम ये 3 बड़े मतदाता बनते हैं, अन्य भी जातियां हैं लेकिन अन्य जातियों के जो बजाय गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कभी पाटन क्षेत्र में 17% मीणा कोर वोटर है, अगर वो एक साथ बल्क में अगर मतदान हो जाता है जैसा समीकरण बताए जा रहे हैं, अगर इस तरह के समीकरण बैठ जाते हैं तो बिरला जी का रास्ता बिल्कुल रुका हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि
जाति के समीकरण काम आते हैं या कार्यकर्ताओं का जो उत्साह जो अभी तक बना हो वो काम आता है, या बिरला जी की जो अपनी अभी तक की जो कहते हैं मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं वो काम आता है। देखने वाली बात है, बजाय केंद्र का अभी यहाँ पर कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। जो कि हमेशा कहा जाता है कि राम मंदिर फैक्टर है, 370 फैक्टर है, या एनी जो भी बोला जाता है सेंटर के द्वारा 400+ का जो वादा है वो फिलहाल राजस्थान में रुकता हुआ नजर आता है। सर ने बताया, उस पर मैं सवाल ले लेता हूँ कि सिटी में लोग बारिश के कारण कम निकले, आंधी भी शुरू हो गई थी दिन में, और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वहाँ अच्छा वोटिंग हुआ, तो उस वोटिंग का किसको फ़ायदा मिलेगा? और सिटी में जो बारिश के कारण जो लोग वोट डालने नहीं जा पाए, वोट प्रतिशत हो सकता है उसकी वजह से कम रहे, तो उसका नुकसान किसको? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि किसको फ़ायदा, बारिश का फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा। क्योंकि उस समय गर्मी से तो वोटर्स को तो राहत मिल गई थी, पर जो राजनीति पारा था नेताओं का वो बढ़ गया था। नहीं, पर्याप्त टाइम दिया है मौसम ने। दिन में थोड़ी सी देर मौसम डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन शाम को जब मौसम साफ़ हुआ तो लोग वोट डालने निकले हैं, और जिन लोगों को वोट डालना था करीब सब लोगों ने वोट डाला है। इस 1 घंटे के इस समय में कितना प्रतिशत और बढ़ सकता है? कम से कम 5% और बढ़ना चाहिए। सर क्या लगता है आपको, बीजेपी से जो प्रहलाद गुंजल है ये पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं एक बार वसुंधरा राजे से नाराज़ होकर, उसके बाद फिर CMHO से गाली गलौज का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद फिर पार्टी ने इनको बाहर कर दिया था, फिर पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस में चले गए, तो क्या जो कार्यकर्ता था जो उनके साथ जुड़ा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में सबने देखा बहुत कम मार्जिन रहा था उनका कि शांति धारीवाल जीत गए, तो सबने तो क्या वो दिल से वो लोग आ पाए उनके साथ कांग्रेस में? देखिए, ओम बिरला जी और प्रहलाद जी दोनों ही समानांतर लीडर रहे हैं, और इनके राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरू हुआ है हम समझते हैं, हम जब से उनसे परिचित हैं हम जानते हैं। दोनों की जो पृष्ठभूमि रही है वो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि रही है, दोनों ही नेताओं की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रहलाद गुंजल एक ज्वलंत नेता रहे हैं, और उन्होंने जब भी क्या नाम से कोई बात कही है तो जनता के साथ मिलकर कही है, जनता उनके साथ रही है। अभी आपने देखा है कि परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं आप, तूफान भी आया है, बारिश भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आपने देखा है कई सेंसिटिव जो केंद्र पोलिंग सेंटर देखे हैं उनमें मतदान बढ़ा है, और ख़ास करके जो माइनॉरिटी के जो पोलिंग सेंटर हैं उनमें मतदान बढ़ा है। तो इस सारी चीज़ों को असेस करने के बाद ऐसा लगता है कि प्रहलाद गुंजल भारी नज़र आ रहा है। प्रहलाद गुंजल को मुझे लग रहा है कि बिल्कुल निर्भीक रूप से जनता उसको अपने दिल में बिठाती जा रही है, जनता उसके पक्ष में वोट कर रही है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। बिरला जी बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे कोटा के लिए दुर्लभ है। बिरला जी ने अभी तक जो भी काम किया है वो निश्चित रूप से अपने मित्रों और सबको मिलकर सके संबंध उनके साथ लेके कि हम तो साथ पढ़े भी हैं, मित्र भी रहे हैं, और हमेशा बिरला जी ने जिस तरह से सम्मान हमारे को एक राजधानी में, देश की राजधानी में जो सम्मान हमारे कोटा निवासियों को, पत्रकारों को और अन्य लोगों को दिया है, ये हमारे लिए एक असंभव था। लेकिन सवाल ये है कि जनता का जो संदेश है वो संदेश हम आपके सामने दे रहे हैं। जनता ये कह रही है कि साहब बिरला जी हार रहे हैं। प्रहलाद गुंजल के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से प्रहलाद गुंजल इस वाले संसदीय चुनाव में जीतने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मतदान हो रहा है वो बिल्कुल उनके पक्ष में हो रहा है। लोगों को कहना है कि 80% मतदान कहना प्रहलाद गुंजल के पक्ष में हो रहा है। शहर में कई सारे संसदीय विधानसभा क्षेत्रों के जो पोलिंग हैं उनमें भी ये कहा जा रहा है कि प्रहलाद जी के पक्ष में ज़्यादा मतदान हो रहा है। कई भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ है उन बूथ पे हमारे कई कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है। उनके कहना है कि साहब अब की बार हमारे लिए मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें कह के, हालांकि ये कोटा का दुर्भाग्य होगा यदि ओम बिरला चुनाव हारता है, तो कोटा का दुर्भाग्य होगा। कोटा का जो विकास में एक अवरोध पैदा हो जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की दुखद बात है। एयरपोर्ट बड़ा चर्चा में रहा, जो से के चक्कर में पहले अटका रहा, शांति धारीवाल जी के समय राज्य सरकार की तरफ से अटका। इनकी सरकार बनी तो ये कह रहे हैं कि हमने 20 दिन में पैसा जमा करा दिया, लाइन हटाने का भी हमने जमा करा दिया। इसको लेकर क्या है सर? अटकलें हुई है, अटकाया गया था। अब लोग सवाल पूछ रहे कि 10 साल तो सांसद रहे ही।
लोगों का कहना है कि बिरला जी ने कई बार ऐसे बड़े बड़े दावे किए हैं। इन्होंने ये भी कहा था यदि मान लो केंद्र सरकार या सरकार द्वारा यदि हमारा एयरपोर्ट शुरू नहीं किया गया तो बिरला एयरलाइन शुरू कर दी जाएगी, ऐसा भी दावा रहा है। और लोग आज भी इस चुनावी मैदान में ये बात कर रहे हैं कि बिरला जी ने कहा था यदि मान लो सरकार एयरपोर्ट शुरू नहीं करेगी तो मैं बिरला एयरलाइन शुरू कर दूंगा, ये कहा था। सब लोग साक्षी, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों के सामने भी ये बात कही है। तो इस चीज़ को लेकर भी लोग बाग फील्ड में चर्चा कर रहे हैं। और अब वो बता रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आने के बाद पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसने पैसा जमा नहीं करवाया, इनकी फॉर्मेलिटी SRP वगैरह जमा नहीं करवाई थी, इसलिए क्या नाम से इसमें रुकावट आई। लेकिन अब हमने जैसे बजरलाल सरकार आई है वो सारा पैसा जमा करवा दिया है और इसका कार्य आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन जनता अलग कुछ मानना चाह रही है। जनता कह रही है कि साहब बिरला जी ने हमारे से झूठ बोला था, बिरला जी ने हमें क्या नाम से बिरला एयरलाइन की दावा किया था लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। और मैं ये मानता हूँ कि बिरला जी ने कई सारे विकास कार्यों को लेकर अवसर तय किए। हमारे कई लोग कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ पे कई सारे ऐसे आयाम शुरू कर सकते थे जिससे जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, आप ये जानते हैं उनके लिए हमें क्या ना पार्लियामेंट्री रिकमेंड करवाई जाती है एडमिशन के लिए। तो यदि 2 से 4 हो जाते तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कोटा की जनता के लिए केवल बिरला जी की रिकमेंड काफ़ी होती। सर आपका अनुभव क्या कहता है? आपने लंबे समय से यहाँ पर चुनाव देखा है, आपने चुनाव कवर किए इतने सारे यहाँ, आपका अनुभव क्या कहता है? वो चुनाव क्या कहते थे, ये क्या कहते हैं? और आज का ये आंधी, ये तूफान किसको नुकसान दे जाएगा, किसको फ़ायदा दे जाएगा? भाई कोटा लोकसभा क्षेत्र में जो प्रहलाद गुंजल हैं वो मार्शल कौम के कैंडिडेट हैं। और मैंने प्रहलाद जी का चुनाव 92 में भी देखा, 92 में भी देखा जब प्रहलाद जी 92-93 में गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव लड़े। और एक स्थिति ये आ गई कि रात को स्थिति ऐसी आ गई कि सब लोग भाग गए। अतुल कौशल चुनाव संयोजक थे, वो भी भाग गए, सब लोग भाग गए। उसके बाद भी प्रहलाद जी चुनाव जीत गए। पर मूल जो है स्थिति ये है कि लोकसभा एक बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, मतलब है कोटा के अंदर। और हमेशा बूंदी का ये रहा है कि बूंदी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और कोटा की सीटें जो हैं वो बीजेपी के साथ रही, ये जनसंघ के साथ रही हैं। बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रहलाद गुंजल को समय कम मिला, मैनेजमेंट होता है किसी भी चीज़ का। अब क्या है, वोट मैनेजमेंट इन काउ बेल्ट, हिंदी बेल्ट में वोट मैनेजमेंट अलग तरह का होता है। एक आदमी होता है कि मैं बहुत बड़ा रहूँ, पर जो इसके बूथ हैं 2500, 2600, 2400 जो भी बूथ हैं उन पे लोगों को बिठाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में बहुत अच्छी लगती हैं और हम चाहते हैं कि राम मनोहर लोहिया जीत जाते, पर वो तो नेहरू जी चाहते थे, जब भी तो राम मनोहर लोहिया जाते थे, वैसे नहीं जीत पाते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखने में ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा, सुबह ऐसा होगा और ऐसे, पर एक्चुअली क्या है, मेरा कहना है कि यदि प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतते हैं तो ये राजस्थान के इतिहास में बड़ी घटना होगी। और इसी के साथ मोदी जी का जो मैजिक फिगर है वो 199 पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ऐसी 100 सीटें हैं देश के अंदर जो हॉट सीटें हैं और क्रूशल सीटें हैं। मतलब एक प्रहलाद गुंजल नहीं लड़ रहा, बहुत सारे प्रहलाद गुंजल लड़ रहे हैं, अलग अलग चेहरों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग वॉशिंग मशीन से धो के आए हैं। सर इस वोट प्रतिशत को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? और क्या जो अगर ओम बिरला जीत भी हासिल करते हैं तो क्या उनका हर बार कहते हैं कि जो जीत का मार्जिन है वो बड़ा है, तो इस बार बढ़ेगा? नहीं, जीत का मार्जिन नहीं बढ़ेगा, ये कन्फर्म है, जीत का मार्जिन नहीं बढ़ेगा। पिछली बार जो 2,80,000 की जीत थी वो 279 पे ही रहेगी, पर 281 नहीं होगी, जीत का मार्जिन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो आमने सामने हो रहा है। जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी उसी DNA से आया है, वो भी चुनाव में वही तकनीकी अपनाता है जो वो अपनाते हैं, जो हम कहते हैं ना झूठ का सहारा लेते हैं। तो वैसी रील्स वायरल हो रही थी, वैसे ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। दोनों ने एक ही कंपनी के वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोए हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। क्योंकि एक समय ऐसा था कि ये दोनों लोग एक ही पाले में होते थे। जो अभी नॉर्थ के चुनाव में जो हार हुई प्रहलाद गुंजल की, वो भी एक मैनेज्ड हार थी। यदि वो टिकट 10 दिन पहले दे दिया गया होता तो ऐसा 2000 वोट होते थे, कितने से, मतलब 2000 वोटों से कम था, 1000 वोटों का डिफरेंस होता है। पर क्या है कि हमारे बिरला जी के जो मैनेजर्स थे उन्होंने गलती कर दी कि उनने प्रहलाद जी को विधानसभा में जाने से रोक दिया। यदि वो विधानसभा में ही भेज देते तो विधानसभा में बेचारे बैठे होते और मामला वहीं का वहीं निपट जाता, ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। क्योंकि प्रहलाद गुंजल मार्शल कौम से आते हैं, वो डरते नहीं हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के नेता हैं,
तो ओम बिरला भी कार्यकर्ताओं के नेता हैं, बस फ़र्क ये है कि यदि मेरा झगड़ा होगा और प्रहलाद गुंजल मेरे नेता है तो सिर फोड़ने आ जाएंगे, और यदि ओम बिरला मेरे नेता होंगे मतलब तो ये हो सकता है कि मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए। मनी एंड पावर, मसल पावर का मामला है। विधानसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल मिलने गए थे, हाँ। तो मिल नहीं पाया दिल दोनों का वापस। नहीं, वो मिलने नहीं गए थे, उनके ऊपर बी फॉर्म लिए आए थे ओम बिरला, नड्डा से बी फॉर्म लिए आए थे। बी फॉर्म के बिना तो आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट ही नहीं होगा, यदि बी फॉर्म नहीं होता तो वो जाते ही नहीं। जब वो मिलने गए माननीय प्रहलाद गुंजल तो उनसे कहा छोटे भाई साहब से मिल लो। अब एक्चुअली है कि आदमी का एक स्तर होता है कि वो सही मिलेगा ना, पिता की जनरेशन का, पिता से वो बेटे के हो तो अलग अलग जनरेशन्स होती ना। ये थोड़ी है कि मैं जाऊंगा, मेरे भाई नड्डा जी तो अध्यक्ष हैं और मेरा एक भाई वो वार्ड पार्षद है तो उससे मिलने थोड़ी जाऊंगा। एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक आदमी में एथिक्स होते हैं। ये एथिक्स की लड़ाई हो रही है। ये जो लड़ाई मोदी जी वर्सेस बनाई जाती है वो यहाँ पे एथिकल लड़ाई लड़ रही है कि आप अहंकारी हैं। अहंकार दोनों में बराबर का पाया जाता है, कोई फ़र्क नहीं है, पर एक होता है कि एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा आदमी होता है और एक पूंजीपति के साथ खड़ा होता है, इतना ही फ़र्क है। ये जो वोट परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1-2% का फ़र्क पड़ेगा, उससे नतीजों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि मतदाता ने जो कहा है सड़क पे वही वो करेगा तो प्रहलाद गुंजल जीतेगा, और यदि मतदाता गया और ईवीएम मशीन के सामने उसे हिंदुत्व की लहर या मोदी जी का 400 का फिगर हो गया तो गुंजल जी हार जाएंगे। ये एक बेसिक फ़र्क है, जो कहा है वही करेगा तो जीतेगा। विपक्ष का और कोटा की जनता का मुद्दा कि कोटा एयरपोर्ट, कांग्रेस की पार्टी कहती है कि हिंदुत्व पे बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, राम जी हमारे दिल में हैं, इनके मुंह पे, बीजेपी वालों पे। तो क्या मोदी, राम मंदिर, हिंदुत्व और कितना इस फैक्टर का फ़र्क पड़ेगा बीजेपी को? इसका जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एयरपोर्ट एक ऐसा मुद्दा बनाया गया है, हालांकि इससे कोई कोर वोटर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनावी वादे होते हैं, वादे दोनों ही तरफ से किए जाते हैं, दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता यह है कि यहाँ पर लड़ाई केवल मैनेजमेंट की ही रह गई है, बजाय किसी मुद्दों के। मुद्दे दोनों के पास नहीं है, प्रहलाद जी के पास भी अपने मुद्दे नहीं है, क्योंकि जिस पक्ष से वो आए हैं अगर वो मुद्दे उठाते हैं तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि 1 महीने 2 महीने पहले आने के बाद में आप किसी मुद्दे को लहर नहीं दे सकते। दूसरी बड़ी बात, 2500 के करीब बूथ है, 2415। प्रहलाद जी अभी तक उन बूथों में जाना तो बड़ी बात है, उन बूथ केंद्रों पे नहीं जा सके जहाँ पे 5-5 बूथ जुड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रहलाद जी के एक्सेप्टेशन कार्यकर्ताओं में हो चुकी है, मानते हैं, पर क्या वोटर्स में होगी? कि वोटर्स का एक आखिरी समय पे भी अगर एक किसी बड़े नेता का या कार्यकर्ता का फ़ोन जाता है तो वोटर्स लास्ट टाइम भी चेंज हो जाता है। उसको विश्वास होता है कि मेरा काम जब भी पड़ेगा तो मुझे सीधा नेता तक तो नहीं, कम से कम मेरे कार्यकर्ता के जरिए वहाँ तक जाने का रास्ता मिलेगा। तो क्या ये वोटर्स जो लास्ट वोटर है वो कन्वर्ट हो पाएगा प्रहलाद गुंजल से? मुझे नहीं लगता। हाँ, ये रही कि बात जो प्रहलाद जी ने अभी तक जो खेल खेला है, जो दाव खेले हैं, वो बड़े रोचक रहे हैं। और इस पूरी जो समीकरण थे बिरला जी के आज तक के निकल जाएंगे, हो जाएगा, बैठ के फ़ोन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बिरला जी को अपने पैरों के साथ में घुटने तक भी दौड़ लगानी पड़ी है, ये मानना पड़ेगा। और इसी बात को आज वोटर भी मान रहा है, इसी बात को सारे पत्रकार मान रहे हैं, इसी बात को सारे राजनीतिज्ञ मान रहे हैं कि यदि प्रहलाद जी नहीं होते तो वो सही था कि 400 का आंकड़ा भी पास में दिख रहा था, क्योंकि एक चावल से पूरे हांडी का पता लगा जाता है कि वो खिचड़ी पकी या नहीं पकी। अगर कोटा जैसी हॉट सीट पर, जहाँ पर कि लोकसभा अध्यक्ष पूरी पावर में रहते हुए अगर इस तरह संघर्ष कर रहे हैं तो 400 का आंकड़ा तो संघर्ष का होना ही होना है, ये मेरा मानना है। सर, आपका अनुभव क्या कहता है? आप इतने लंबे समय से यहाँ इतने चुनाव आपने कवर किए, आपका अनुभव क्या कहते हैं कि वो चुनाव क्या कहते थे और आज के चुनाव क्या कहते हैं? ये प्रतिशत है जो वोट की, ये क्या कहती है, वो वोट प्रतिशत क्या कहती थी? क्या बदला है इतने सालों में? देखिए, करीब 35 वर्षों से मैं कोटा में यहाँ का चुनावी माहौल भी देखा है, चुनावी परिणाम भी देखे हैं, चुनाव भी देखे हैं। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोटा में चुनाव हो रहे हैं। वैसे मानते हैं कि कोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गढ़ रहा है, कई बार इस गढ़ को भेदने के प्रयास भी किए, यहाँ तक भी यहाँ के हिजैनेस जैसे लोगों ने भी इसमें इंटरवेंशन किया, पर सफल नहीं हुए। हमने ये देखा है कि पहली बार रामनारायण मीणा ने यहाँ पे गढ़ भेदन किया था और वो इतनी
ताकत से किया था कि जातिवाद के इस फार्मूले पर उन्होंने गठबंधन किया था और चुनाव जीते थे रघुवीर सिंह कौशल से। इससे पहले उन्होंने प्रयास किए, असफल प्रयास रहे और करीब 680 वोटों से दाऊदयाल जोशी जो ज़मीन के लीडर थे उन्होंने क्या नाम उनको रोक दिया था, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने गठबंधन किया। उसके बाद लगातार ये मामला प्रचलन में आया। इजरा सिंह चुनाव जीते, वो सांसद रहे। सांसद रहने के बाद में फिर इनके बीच में जो मैनेजमेंट यहाँ की जो स्थानीय राजनीति कहती है कि आपस में एक दूसरे से तालमेल की राजनीति जिसे कह सकते हैं अपन, वो चलने का परंपरा चली आ रही थी। और उस तालमेल की राजनीति ने आज हमें क्या नाम से यहाँ पे एक सस्पेंस में डाल दिया है, लेकिन आज वो सस्पेंस खुलता नज़र आ रहा है। तो देखिए किसके सर पर ताज सजेगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा, पर आज का जो वोट प्रतिशत रहा उसको देखते हुए टक्कर की बात कही जा रही है। जिस तरह से दिन में आंधी भी आई, तूफ़ान भी आई, बारिश भी आई, अब ये आंधी और तूफ़ान और ये बारिश किसको नुकसान दे जाएगी और किसको फ़ायदा दे जाएगी ये 4 जून को ही पता लगेगा। पर कोटा में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है। इतनी गर्मी और बारिश और तूफ़ान के बावजूद भी वोटिंग हुई और कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो लोगों ने बारिश में भी वोट डाले हैं। तो वो बारिश में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों ने वोट डाले हैं उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, और जो सिटी में जो लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले जो लोग हैं वो नहीं जा पाए वोट डालने के लिए बारिश के चलते, यहाँ क्या वो घटेगा तो उसका नुकसान किसका होगा 4 जून को देखते हैं। अब देखते रहिए राजस्थान तक के लिए कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, कोटा।